गुड आफ्टरनून सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, अब एमसीक्यू का जो प्रोसेस है धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा और हम क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या क्लास कैसी? जो व्याख्यात्मक रूप में रहेगी। ठीक है, एक बार बताएंगे वॉइस वगैरह क्लियर है कि नहीं। गुड आफ्टरनून, राधे राधे। अर्चना, प्रमोदनी, सीता, कोई भी बताएंगे। आज हम आदिकाल का एक परिचय देखेंगे। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कि किसी क्लास को शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखना, ठीक है, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नए जुड़ रहे होंगे हो सकता है उनको कुछ दिक्कत हो, इसलिए ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसमें काफ़ी अच्छी पुस्तक से मैंने ये सब चीज़ों को लिया है, तो आप लोगों को ये पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू तनु, गुड आफ्टरनून। अगर हम जब भी आदिकाल के बारे में बात करते हैं तो क्या हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है? आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। क्यों दिया होगा वीरगाथा काल नाम? क्योंकि उस समय जो राजा या राजा के जो दरबार हुआ करते थे, वहाँ पर जो उनके संबंध में वीरता से युक्त दोहे, छंद, ठीक है, चौपाइयाँ जो भी गाए जाते थे, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर क्या कहा गया? वीर गाथा काल कहा गया। वीर अलग शब्द है, गाथा अलग है ना, वीरता का गायन। आज हम उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपके सामने एक पीडीएफ है, ठीक है, आप ध्यान से इसको देखते जाएंगे। जिन जिन पॉइंट को मैं टिक करूँगी आप भी उन पॉइंट को बिल्कुल नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। यहाँ से आप कॉपी बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कॉपी नहीं बनाया था, अभी तक मैंने बोला भी नहीं था। अभी मैं कह रही हूँ कि अब आप कॉपी बना सकते हैं, सेपरेट कॉपी रख सकते हैं, यहाँ से आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आदिकाल को अभी हम ऐसा मान लेते हैं कि 1000 से 1400 के आसपास के। ठीक है, किसने कितना सन कहा है, किसने किसको मान्यता दी है, ये सब पर हम बाद में चर्चा करेंगे वृहद क्लास में। अभी पहले हम ये समझते हैं कि 1000 से 1400 के आसपास का जो समय है वो आदिकाल कहा गया। ठीक है, सुनते जाएंगे आप लोग। आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल रहा है, यानी आपको आदिकाल में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ परस्पर विरोधी प्रवृत्ति, ठीक है, का काल रहा है। हर्षवर्धन के बाद किसी ने भी केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। युद्ध होते भी थे तो उनका ज़्यादा प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था, क्योंकि वो ज़्यादातर किससे जुड़े हुए थे? धार्मिक मामलों से जुड़े हुए थे। ठीक है, तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों का सामान्य विषय था। ठीक है, भूमि, नारी और राजाओं, नारी का हरण और राजाओं पर लिखे काव्यों का क्या है? सामान्य विषय है। ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था में भूमि संपत्ति का स्रोत होती थी। जिसके पास जितनी अधिक भूमि होती थी उसको उतना अधिक बलशाली समझा जाता था। ठीक है, रक्त और वंश की शुद्धता पर भी बात की जाती थी आदिकाल में। ठीक है, ये मेरा खून है, ये मेरा पुत्र है, मान सम्मान, ये सारी चीज़ें। उच्चता में नारी की जो भूमिका थी वो निर्णायक होती थी उच्चता में। ठीक है, अगर अर्थव्यवस्था की बात को हम रहने भी दें तो जो सामान्य जनता है वो ज़्यादातर इन सब चीज़ों से प्रभावित ना होकर धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव होता था सामान्य जनता पर। किनका अधिक प्रभाव होता था? धार्मिक मतों का। यहाँ तक की चीज़ें समझ आ रही हैं सभी को? एक बार ओके करेंगे? यहाँ तक अभी मैंने जो आपको एक स्टोरी सुनाई, एक दृश्य आपके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ, आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं? ठीक है, हम आदिकाल में पहुँच गए हैं। ठीक है, राजा महाराजाओं का समय है, वहाँ पर की जो सामाजिक स्थिति थी, व्यवस्था थी, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इस समय हिंदी जो है धीरे धीरे क्या था? अपभ्रंश को छोड़ती हुई सामने आ रही थी। ठीक है, अपना रूप ग्रहण करने का कोशिश कर रही थी। हिंदी आई नहीं थी पूरे तरीके से, लेकिन किसी भी चीज़ की शुरुआत एकाएक नहीं होती है,
उसकी शुरुआत काफ़ी पहले से हो चुकी रहती है। जैसे बात करें सन 1857 की क्रांति की, तो क्या क्रांति एक ही दिन में आ गई होगी? नहीं, धीरे 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 उसकी जो चिंगारी है वो सुलगती गई होगी। जब बड़ी आग का रूप लिया तब लोगों तक, जनसाधारण तक वो पहुंची और उसमें लोगों ने पर्याप्त रूप से भाग लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बात तो तय था, आदिकाल में आवागमन के साधन विकसित नहीं होंगे। क्यों? हम इसको कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं भारत काफ़ी विशाल है, तो जगह जगह पे जिन जिन स्थानों पर कृतियों का निर्माण हुआ वहाँ भाषागत विभिन्नता पाई गई। मान लीजिए कोई छत्तीसगढ़ में रहा होगा तो वो छत्तीसगढ़ के हिसाब से लिख रहा होगा, कोई बिहार में रहा होगा वो बिहार के हिसाब से लिख रहा होगा। यानी बात हो रही है ब्रज, अवधी, मैथिली, ये सब की बात हो रही है अभी। ठीक है, पर मैं अभी आप लोग को स्थान के रूप में समझा रही हूँ। तो पक्का उस समय आवागमन के साधन विकसित नहीं थे, इसलिए जो रचनाएं हुई उनमें भाषागत भिन्नता देखने को मिलती है, या आप बोल सकते हो कि क्षेत्रीयता का रंग दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों का साहित्य प्रतीत होता है। ठीक है, क्लियर है? आप ये भी कह सकते हैं कि जो आदिकाल है वो अनेक दृष्टियों से संधि काल भी हम मान सकते हैं कि संधि काल है। सारी चीज़ें वहाँ पर आकर समाहित हो रही हैं। धार्मिक दृष्टि से इस काल में ज्ञात अज्ञात साधन प्रचलित थे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आदिकाल में आप मुख्य रूप से सिद्ध, नाथ, जैन, इन सभी के मतों के बारे में पढ़ेंगे आदिकाल के अंतर्गत। तो कभी भी अगर आदिकाल से संबंधित प्रश्न आता है तो वहाँ सिद्ध, नाथ और जैन, इनके बारे में आपको खासकर पढ़ना होगा। इनके लिखे साहित्य पढ़ना होगा, इनके नामों को पढ़ना होगा, इनके स्थान को पढ़ना होगा, इनका विशेष कार्य क्या है, ये सारी चीज़ें हम आदिकाल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इन सभी का जो साहित्य है उस समय प्रचुर मात्रा में आदिकाल में उपलब्ध था। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, अगर हम बात करते हैं धार्मिक साधना, क्योंकि हम आदिकाल में हैं और मैंने जैसा कि कहा कि साधारण जो लोग हैं बाकी सारी चीज़ों में नहीं उलझते थे, लेकिन धार्मिक मतों के लिए बिल्कुल तत्पर रहते थे। तो धार्मिक साधना के रूप में जो वैष्णव मत रहा होगा वह प्रचार जनता में कम रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वो कम मिलते हैं हमको, वो साहित्य कम मिलते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अपेक्षाकृत कम मिलता है वैष्णव मतावलंबी। ठीक है, इस्लाम का प्रवेश तो हो चुका था, किंतु उसका प्रभाव साहित्य के आदिकाल के अंतिम चरण पे देखने को मिलता है। किनके द्वारा मिलता है? तो प्रसिद्ध कवि थे अमीर खुसरो, उनकी जो लिखी रचनाएं हैं उनके अंदर दिखाई पड़ता है इस्लाम का प्रभाव। ठीक है, अमीर खुसरो। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं संदेश रासक की, तो संदेश रासक के रचयिता कौन रहे हैं? कल हमने पढ़ा था अब्दुल रहमान भी बोलते हैं और अद्धमाण भी बोलते हैं, क्योंकि ये उस समय की हिंदी इसी टाइप की थी। ठीक है, अद्धमाण। ठीक है, तो अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी होने के बाद भी, यानी इस्लाम धर्म के होने के बाद भी उनकी रचनाओं में कभी भी इस्लाम का प्रभाव दिखाई नहीं दिया। ठीक, यहाँ तक की चीज़ें आप समझ पा रहे हैं? एक बार ओके करेंगे सभी जितना मुझे अभी सुन रहे हैं। किसी लाइन पे अगर डाउट होगा तो वो भी पूछ सकते हैं। ये एक परिचय है आदिकाल का। आदिकाल को शुरू करने से पहले मैं आपको आदिकाल के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझा रही हूँ। जैसे आप जानते हैं कि आप द्वापर युग सुने होंगे, त्रेता सुने होंगे, सतयुग सुने होंगे। हर युग में कोई ना कोई एक ऐसा पात्र रहा होगा जो आपके दिमाग में स्थान बना लिया। जैसे द्वापर युग कहते ही हमारे दिमाग में श्री कृष्ण आ जाते हैं, त्रेता कहते ही हमारे दिमाग में रामचंद्र जी आ जाते हैं। उसी प्रकार जो आदिकाल है उस समय हमारे दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे सिद्ध, नाथ, जैन कवि, संदेश रासक। ठीक है, ऐसे कुछ चीज़ें आनी चाहिए हमारे दिमाग में। क्लियर है? वैष्णव धर्म का कम प्रभाव। ठीक है, नारी की निर्णायक भूमिका। ठीक है, राजाओं के बारे में वर्णन, वीरता का वर्णन, श्रृंगार रस का प्रयोग, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम जब नाथ सिद्ध के बारे में इतना बात कर रहे हैं तो हम शुरू करते हैं पहले सिद्ध कवि से। सिद्ध कवि कौन है? तो बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। ठीक है, जिस समय जब बौद्ध धर्म चल रहा था उस समय जो तंत्र मंत्र बोलते हैं ना, वो साधना में वो समय बदल गया था। ठीक है, तो वज्रयान जो आपने सुना होगा वो तंत्र मंत्र संबंधी साधना ही है। ठीक है, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार, ध्यान देंगे जब किसी के अनुसार हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में उसका बड़ा महत्व है, उसी से संबंधित प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, यानी किसने क्या कहा था, इस टाइप की चीज़ें। तो राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को, ठीक है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा कट रहा होगा ना, अब दिख रहा होगा आप लोग को। हाँ, तो उनके अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास चरण सीमा तक पहुंचकर एक नई दिशा की ओर बढ़ चुका था, जब उसने मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। ऐसा किसने कहा? देखो इस लाइन में बौद्ध धर्म के बारे में तीनों चीजें आ गई, मंत्रयान, वज्रयान और सहजयान। ठीक है, अब सहजयान तीनों के बारे में किसने बात करी? तो याद रखेंगे राहुल सांस्कृत्यायन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। सिद्धों का जो संबंध था ना वो इसी वज्रयान पर संबंधित था। वज्रयान के बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सिद्धों की जो संख्या पूछी जाती है पेपर में तो याद रखेंगे 84 सिद्ध हैं और 84 के नाम हम पढ़ेंगे डिटेल क्लास में, परंतु अभी हम केवल प्रथम सिद्ध की बात करते हैं जो कि 8वीं शताब्दी के आसपास थे और उनका नाम था सरहपा। सरहपा जो हैं प्रथम सिद्ध थे और सरहपा ने बड़े ही सहज जीवन जीने के तरीके पर बल दिया, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सहज यान का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने काया योग, सहज रहना, मतलब काया योग मतलब योग पर ध्यान दिया, सहज, शून्य, समाधि, नैरात्म भावना, इन सभी अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया है। किन्होंने वर्णन किया है? सरहपा ने। सरहपा कौन है? प्रथम सिद्ध हैं। ठीक है, इनका जो समय है आसपास अगर हम बोल सकते हैं 8वीं शताब्दी। ठीक है, जो लीडर होते हैं, जो हीरो हुआ करते हैं, वो अक्सर कर कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाते हैं तभी वो फेमस होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी रचना ईश्वर ने की है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खास है, किसी के अंदर कुछ ना कुछ खासियत ईश्वर द्वारा प्रदान की गई है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सरहपा की, तो सरहपा ने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया था। ठीक है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उस समय, उस पर उन्होंने प्रहार किया। क्लियर है? अच्छा, इनकी भाषा शैली अक्सर कर पेपर में पूछी जाती है। जो इनकी भाषा रही थी वो थी संधा भाषा शैली। क्या थी? संधा भाषा, जो कल पेपर में, मतलब कल MCQ में मैंने आपसे पूछा भी था। तो संधा भाषा किस प्रकार की भाषा है अगर बोला जाएगा तो आप याद रखेंगे अंतर साधात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर लिखा भी है, जैसे कि इसलिए जो संधा भाषा में लिखा होता है प्रतीकार्थ खुलने पर ही यह समझ आती है, यानी प्रतीकों के रूप में इसमें बात की जाती है और जब प्रतीक के अर्थ खुलते हैं तब यह समझ आती है। ठीक है, क्या तो केवल सिद्धों ने संधा भाषा का प्रयोग किया था? नहीं, नाथों ने भी किया था। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कबीर आदि निर्गुण संतों ने भी इसी शैली को क्या कहा? उलटबासी कहा। कबीर ने इसी शैली को, संधा भाषा को क्या कहा? देखो शुरू कैसे हुआ? सिद्ध से शुरू हुआ, सिद्धों ने संधा भाषा का प्रयोग किया, फिर क्या कहा? नाथों ने भी इसी भाषा का प्रयोग किया। कबीर ने भी इसी भाषा का प्रयोग करते हुए इसे उलटबासी कहा। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सिद्धों के होने का पता चलता है। कभी ये पूछा तो नहीं जाता है लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे, इनकी भाषा में उन्हीं क्षेत्र के तत्कालीन रूप मिलते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक की चीज़ें हुई। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, बात करते हैं नाथ कवि के ऊपर। सिद्धों के बारे में समझ आ गया, मेन चीज़ें। ठीक है,
आज हम सब क्या कर रहे हैं? आज हम सब एक स्टोरी सुन रहे हैं या एक मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहानी क्या है या स्टोरी क्या है या मूवी क्या है? आदिकाल। ठीक है, तो हम एक आदिकाल के बारे में छोटा सा डिस्कशन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। इस डिस्कशन में आप भी शामिल हैं, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। जिनको आदिकाल के बारे में जो पता हो, विशेषताएं हो, महत्व हो, जो भी हो, आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी मैं बोलूँगी। ठीक है, बात करते हैं नाथ कवि के बारे में। नाथ कवि का जो समय है ना, वो सिद्धों के बाद माना जाता है। ठीक है, यानी सिद्ध पहले आए फिर नाथ आए। 84 सिद्ध थे, 84। 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें बहुत सारे नाथों के भी नाम हैं, मतलब उसमें से नाथ भी निकल कर आए। वज्रयानी सिद्धों के साथ नाथों का संबंध था। ठीक है, नाथ पंथ में गोरखनाथ जो थे, मुख्य थे, प्रमुख थे। उन्हें शिव का रूप माना जाता था। तो जब शिव का रूप आप उनको मान रहे हो, अर्थात वह शैव हैं। क्या है? जैसे जो विष्णु को मानते हैं वो क्या हो जाते हैं? वैष्णव। उसी प्रकार से उन्होंने शिव को माना है तो वो क्या हो जाएंगे? शैव। ठीक है, गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। इन्होंने भी योग को ही आगे बढ़ाया है। ब्रह्मचर्य, वाक् संयम, ब्रह्मचर्य सभी जानते हैं। वाक् संयम, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। ठीक है, शारीरिक मानसिक सुचिता, मध्य मांस का त्याग, ये सभी का आग्रह इन्होंने जनसाधारण से किया था। इन्होंने ब्राह्मण जो कर्मकांड और वर्णावस्था के नाम पर तीव्र प्रहार किया इन्होंने भी। क्यों? क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो पाखंड कर्मकांड करके कई लोगों को उस दिशा में परेशान भी करते थे, आप ये बोल सकते हो, है ना। तो कुछ ब्राह्मणों के कारण वो चीज़ें गलत दिशा में जाने लगी। तो उस समय जो ये गोरखनाथ थे, इन्होंने क्या किया? उसे सही दिशा में लाने का प्रयास किया। तो जब तक किसी चीज़ के बारे में आवाज़ नहीं उठाई जाती तब तक उसकी दिशा सही नहीं होती। ठीक है, तो उस समय इन्होंने इस पर प्रहार किया था। उनका सिद्धांत था, ये पेपर में आता है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यानी कि अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड है। ठीक है, इन्होंने कहा था। इन्होंने ईडा, पिंगला, नाद बिंदु की साधना, सट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रयोग, इन सभी अंतर साधना के बारे में बताया था। ठीक है, संधा भाषा या फिर आप बोल सकते हैं उलटबासी शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया था। किनकी बात कर रहे हैं हम? नाथों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम गोरखनाथ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? देखिए, जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं या हम साहित्य को पढ़ते हैं, वहाँ किसी जाति, धर्म, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ते। हम पढ़ते हैं उस समय की व्यवस्था के बारे में। ठीक है, उस समय की व्यवस्था से आज की व्यवस्था को कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ केवल क्या कर रहे हैं? एक ज्ञान अर्जन कर रहे हैं कि कैसी दशा रही होगी, ठीक है, कैसी अवस्था रही होगी, क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, ताकि हम साहित्य को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथों का जो निवास स्थान है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग में देखा जाता है। ठीक है, परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ यानी मच्छंदरनाथ के शिष्य थे। मत्स्येंद्रनाथ भी उन्हीं का है और मच्छंदरनाथ भी उन्हीं का नाम है। उनके जो शिष्य थे वो कौन थे? गोरखनाथ। बिल्कुल ठीक है। गोरखनाथ जो है मच्छंदरनाथ जो है वो जलंधर के शिष्य से। एक ऐसा भी बात बोला जाता है कि जो जलंधर थे उनसे जालंधर नगर का नामकरण हुआ है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि किसी के अनुसार है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया है। देखिए, दो चीजें आ गई। और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें 10वीं शताब्दी के मानने के पक्ष में है। तो एक
व्यक्ति के बारे में 3 व्यक्तियों ने अपनी अपनी विचारों को प्रस्तुत किया है। तो देखिए यहाँ पे कौन गलत कौन सही के बारे में नहीं, हमको उन विचारों को याद रखना है कि किसने कौन से विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जैन। नाथ हो गए, सिद्ध हो गए, जैन में आते हैं। बोर तो नहीं लग रहा है किसी को? एक बार ओके करेंगे जितने लोग जुड़े हैं। तनु, गीतू, सीता, अनामिका, बाल मुकुंद जी, जो भी जुड़े हैं अभी, महेश्वरी, बोर तो नहीं हो रहे हैं? व्याख्यात्मक क्लास जरा सी नहीं हो रहे हैं ना? ओके। अगर हम बात करते हैं जैन मत के ऊपर, तो जैन मत का जो प्रभाव है वो गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया ज़्यादातर। प्रायः ये बोल सकते हो कि प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। ठीक है। जैन मत की जो रचनाएं हैं वो 2 प्रकार की हैं। जैन मत की रचनाएं 2 प्रकार की है। एक जिसमें नाथ सिद्धों की तरह अंतर साधना, उपदेश, सदाचार, नीति, कर्मकांड का खंडन, इन सब पर बात हुआ है। 2 प्रकार की है रचनाएं, जिसमें एक तो बिल्कुल नाथ और सिद्ध की तरह है, और दूसरा जो है वो प्रायः जो कर्मकांड खंडन, अंतर साधना, उपदेश और नीति और सदाचार पर आधारित है, वह क्या है, दोहों में रचित है। और दोहे भी कैसे? मुक्तक, किसी में कुछ बंधा नहीं है, मुक्तक रूप से है। बात करते हैं दूसरी रचना के बारे में। तो दूसरी रचना कैसी है? पौराणिक कथाओं पर आधारित है। जैसे जैन साधक जो वे हैं उनकी जो प्रेरक जीवन कथा है, जैसे हम किसी की जीवनी सुनते हैं तो हमको कुछ ना कुछ क्या मिलती है उससे, मतलब प्रेरणा मिलती है, बस वैसे ही है। दूसरी जो रचनाएं हुई वो जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथा को आधार बनाकर जैन मत के प्रचार हेतु किया गया। हाँ तनु, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना, इसका PDF मिलेगा, डलवा देंगे ग्रुप में। क्लियर है? जैन पौराणिक एवं चरित काव्य इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, पौराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं पेज को देखकर बताऊंगी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें, क्या हर चीज़ें हम बोलते हैं ना याद नहीं रख सकते हैं, और कुछ चीज़ें हम अंडरलाइन करूंगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। जैन आचार्य हेमचंद्र 12वीं सदी के प्राकृत व्याकरण और मेरुतुंग 13वीं सदी, याद रखेंगे, प्राकृत व्याकरण 12वीं सदी, मेरुतुंग 13वीं सदी, मैं जो बोल रही हूँ उसको दिमाग में बैठाने का प्रयास करेंगे, के प्रबंध चिंतामणि में जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं। सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती है। मैंने जैसा बताया, जैन 2 प्रकार की रचनाएं किए थे, पहली जो सिद्धों और नाथों की तरह थी, और दूसरी जो किसी जैन जो हुए हैं उनके जीवन, उनके पौराणिक कथा के ऊपर आधारित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें भी सहज बल दिया गया था, ये नहीं, यहाँ पे आएंगे आप लोग। जोइन 10वीं शताब्दी, राम सिंह लगभग 12वीं शताब्दी आदि इसी कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। तो जैन कवि के रूप में आप याद रखेंगे जोइंद, राम सिंह को। ठीक है। पौराणिक काव्य धारा में अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू भी आते हैं। स्वयंभू आते हैं जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर क्या लिखा? पौम चरयू। पिछले बार इसको ही मैंने शुरुआत में ही पढ़ाया था। ठीक है, स्वयंभू 8वीं सदी के कवि हैं। पौम चरयू जायसी के पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस की तरह ही कड़वकबद्ध है। ठीक है, कड़वकबद्ध है। ये तुलनात्मक भी आता है, कौन सा किसकी तरह है। अपभ्रंश के अन्य प्रसिद्ध कवि, अपभ्रंश है ना, ध्यान रखेंगे, अपभ्रंश के अन्य प्रसिद्ध कवि
पुष्पदंत 10वीं सती ने महापुराण की रचना की। ये भी प्रश्न आता है कि महापुराण की रचना किसने की, तो याद रखेंगे पुष्पदंत। पुष्पदंत कौन सी सती के हैं, 12वीं, 13वीं, है ना, 9वीं या फिर 10वीं, तो याद रखेंगे पुष्पदंत 10वीं सती की है। ठीक है। आचार्य हेमचंद्र 12वीं सती। मेरुतुंग जो है चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि ना, 13वीं सती। ठीक है। उसके बाद आप याद रखेंगे जोइन, जोइन जो है 10वीं शताब्दी, राम सिंह 12वीं शताब्दी, पुष्पदंत भी 10वीं शताब्दी। ठीक है। इस तरीके से कुछ याद रखने की कोशिश करेंगे। इनमें पुष्पदंत का नागकुमार चरित्र, जसहर चरेयू, ठीक है, और कनकामर मुनि 11वीं सती का करकंड चरित्र, ठीक है, करकंड चरित्र अधिक प्रसिद्ध है। भविष्य दत्त कथा नामक प्रसिद्ध अपभ्रंश कथा काव्य धनपाल 10वीं सती की ऐसी रचना है जिसमें लोकप्रिय या लोक प्रचलित कथा को सरल बनाए रखा है, और इसी कथा में जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा भी दी गई है। ठीक है। अब फिर से मैं बात करती हूँ कि इस काल में यानी आदिकाल में लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन ठीक है, लेकिन लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतार संबंधी जानकारी या फिर पंक्तियां यहाँ पर मिलती हैं। इसी प्रकार जो हेमचंद्र हैं उनकी 12वीं सती के प्राकृत व्याकरण में दोहों में कृष्ण, राधा, दसमुख अवतार आदि की चर्चा है। इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस काल में विष्णु के अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई हैं, परंतु उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं होने के कारण हम बात नहीं कर पाते हैं। जहाँ प्रमाण होता है वहाँ पे बात करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, जिस प्रकार आपने अभी तक जो स्थितियां देखी, अब आप ये देखेंगे कि जो श्रृंगार परक लौकिक काव्य हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिले, जैसे सौभाग्यवश राउरवेल 11वीं सती, संदेश रासक 13वीं सती नामक शुद्ध लौकिक श्रृंगारिक काव्य। याद रखेंगे ये लौकिक श्रृंगारिक काव्य हैं और प्रमाणिक तौर पर उपलब्ध भी हैं। ठीक है, दोनों का सन भी लिखा हुआ है, राउरवेल और संदेश रासक। ठीक है, राउरवेल किसने लिखा है? रोड़ा कवि ने। संदेश रासक किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने। ठीक है, संदेश रासक का महत्व आप याद रखेंगे कि ये जो कवि हैं वो मुस्लिम थे, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक नहीं बोलेंगे, प्रवर्तक गलत शब्द हो जाएगा। इस्लाम धर्म के थे, परंतु उनकी रचना में इस्लाम धर्म का प्रभाव नहीं था, ये बोल सकते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि संदेश रासक 3 प्रकर्मों में विभाजित है। 223 छंद का संदेश काव्य है। याद रखेंगे, ये छंदों की संख्या भी पूछी जा सकती है। राउरवेल के रचयिता कौन है? रोड़ा है, मैंने बताया, रोड़ा कवि, रोड़ा नामक कवि। ठीक है, जिसने किसी राजा के अंतपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन किया है राउरवेल में। तो देखो, संदेश रासक में क्या है? तो संदेश रासक में 223 छंदों का संदेश काव्य है। और राउरवेल क्या है? तो राउरवेल में अंतपुर में रहने वाली विभिन्न रानियों का वर्णन है उसके अंतर्गत। ठीक है, अब जब रानियों की बात हो रही है तो श्रृंगार की बात तो होगी ही ना, इसलिए इसको लौकिक श्रृंगारिक काव्य कहा गया है। ठीक है, चलो पढ़ाते तो जा रही हूँ, उम्मीद भी कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, है ना। बढ़े आगे। प्राकृतिक या प्राकृत पैंगलम के छंदों को देखने से पता चलता है कि जब हम उन छंदों में जाते हैं तो पता चलता है कि आश्रयदाता राजाओं को
आधार बनाकर काव्य रचने की परंपरा इस काल में विद्यमान थी। मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया, आदिकाल जो समय है वो राजा महाराजाओं का समय रहा है। उस समय दरबार हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, ज़्यादातर वो राजा के गुणगान गाया करते थे। तो जो आश्रयदाता होते थे, राजा के लिए ही बोला गया आश्रयदाता, ठीक है। तो प्राकृत पेंगलम में विद्याधर द्वारा रचित किसी राजा संभवतः जयचंद की, अनुमानतः सांगधर द्वारा रचित हम्मीर की प्रशंसा के पद मिलते हैं। ये पूरा आप याद रखेंगे, ठीक। हेमचंद के प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के जो दोहे संकलित हैं, उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि दोहा जो है उस समय का प्रिय छंद था। ये प्रश्न बन सकता है कि आदिकाल का प्रिय छंद क्या था। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो जाती है। हेमचंद के प्राकृत व्याकरण को अगर हम देखते हैं तो ये बात स्पष्ट होती है कि दोहा उस समय का जो है लोकप्रिय छंद था। दूसरी में बात करें तो वीरता और श्रृंगार नीति विषयक दोहों में रचित कृतियां भी लोकप्रिय थी, ठीक है। अच्छा, इन दोहों की जो अभिव्यक्ति थी वो निश्चल थी, सहज थी, ज़्यादा मिलावट नहीं थी, जैसे भाव आए वैसा गा दिया, ठीक है। साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है। यहाँ धर्म, वीर, श्रृंगार और नीति परक दोहों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं नीचे मैं जो अभी बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ धर्म के बारे में। प्राइव मुनि हवि भतंडी ते मणि अड़ा गणंती अखई निरामयी परम पई अज्जवी लव न लहंती। अब जो शब्द मैंने अभी बोले हैं उसमें से कुछ भी आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि ये आदिकाल की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन इसके अर्थ पर चलते हैं। तो इसका अर्थ है कि प्रायः मुनियों को भी भ्रांति हो जाती है कि वे मन का गिनते हैं, ठीक है। अक्षय, निरामय, परम पद आज भी लौ नहीं लगा पाते, ठीक है। ये इसका अर्थ है। वीर के ओर चले तो सुनेंगे ध्यान से। पाई विलग्गी अत्रडी सिरु लसीहु खंसस तोवी कटारई हत डऊ बली किज्जऊ कंतस। ये कुछ उदाहरण है, आपके पास जाएगा तो आप लोग पढ़ कर देखना। और जो नीचे मैंने अर्थ दिया है उसको थोड़ा आप देखेंगे ध्यान से। जैसे पाई मतलब पाँव में, विलग्गी अंतरडी यानी अतरियाँ लगी हैं, सिर कंधे से लटक गया है, सिरु लसीहू खसस तोवी तो भी कटा रही हथ डऊ, हथ जो मैंने शुरू में आपको बताया था ना, आधा त जो पूरे में बदल गया, ठीक है। जो सबसे शुरू में मैंने परिचय बताया था आदिकाल में, ये सब परिवर्तन हुए हैं हिंदी में, इसलिए हमको ये जानना ज़रूरी है, ठीक है, कि परिवर्तन कैसे हुआ, ठीक है। तो भी ये तो भी से यहाँ तो भी हाथ कटार पर है, ऐसे की मैं बली जाती हूँ, यानी ऐसे की मैं प्रशंसा करती हूँ, ठीक है। श्रृंगार की अगर बात करते हैं तो पिय संगामी कौ नितड्डी पियहु परोक्ष हो के मई विन्निवी विन्नासी आ निद न एम्ब न तेम्ब। एम्ब न तेम्ब का मतलब होता है यो ना त्यों, यो ना त्यों, मतलब प्रिय के संगम में नींद कहाँ, प्रिय के परोक्ष में, परोक्ष का मतलब होता है सामने न रहने पर, ठीक है। नींद कहाँ, मैं तो दोनों प्रकार से नष्ट हुई, नींद ना तो यो ना तो त्यों, ठीक है। तो देखो एम्ब ना तेम्ब ऐसा शब्द प्रयोग होता था। तो ये कुछ उदाहरण हैं, आप लोग देखेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि उस समय जो दोहा था, ठीक है, और गेय पद था, अपभ्रंश काल के आप बोल सकते हैं प्रमुख छंद हैं, ठीक है। तो आज हमने जो पूरा पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा, आदिकाल के बारे में पढ़ा। देखो अंजलि, गुड आफ्टरनून। अभी ये ख़त्म हुआ है तो अंजलि का ये मैसेज मैंने पढ़ा है कि मैम हिंदी व्याख्याता की पोस्ट आएगी कि नहीं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे हिसाब से तो आनी चाहिए, आप लोग के हिसाब से भी आनी चाहिए, पर आएगी कि नहीं इस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे हाथ की बात नहीं है, पर नियमानुसार आनी चाहिए, ठीक है। नियमानुसार आनी चाहिए, तो उसी के हिसाब से क्या है हम
पूर्व तैयारी करते हुए चल रहे हैं इसी उम्मीद से, क्योंकि कभी भी बोलते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर हम इस तैयारी को जारी रखते हैं तो हम अपना कर्म कर रहे हैं, है ना, और वो चीज़ें अगर सामने आएंगी तो डेफिनेटली उसका फल भी हमको मिलेगा। तो बस वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन श्योरिटी मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता है कि कितने पद आएंगे, ठीक है, कम आएंगे ज़्यादा आएंगे, इसकी श्योरिटी कोई अभी नहीं दे सकता जब तक सरकार खुद उसकी सूचना ना निकाले, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं चाहूँगी जैसे भी करें पर आप लोग तैयारी करते रहें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, आदिकाल के बारे में आपने जो सुना वो आपके दिमाग में बैठा होगा, ठीक है। नहीं, कभी बेकार नहीं जाता, सीखना कभी बेकार जाएगा ही नहीं, ठीक है। आप सीखेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं उसको सिखाने का काम भी करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आता है तो बहुत अच्छी बात है, और हम नहीं वाले शब्द को इस्तेमाल ही नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हम अभी नकारात्मक क्यों बोले, हम यही सोचते हैं कि आएगा, आना पड़ेगा, और बस हम तैयारी उसी के आधार पर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बढ़िया ध्यान रखिए। क्या बोल रहे हैं मैम, ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है और हिंदी एमए किया है तो वर्ग 2 में डाल सकते हैं क्या मैम? वर्ग 2 बोल रहे हैं कि वर्ग 1 बोल रहे हैं? डाल तो सकते हैं, वर्ग 2 में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लास ओवर करते हैं, है ना।